अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलाखिर 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज़ हो गई है। उसका फिल्म का रिव्यू भी आपके सामने रखते हैं और उसका पहले दिन का बिजनेस भी आपके सामने रखते हैं। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हुई है और ज़रा बात करेंगे रिव्यू के साथ साथ कि क्या ये फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, अगरचे उसने पहले दिन धुरंधर से ज़्यादा बिजनेस किया है। आपको बताते हैं, ज़रा पहले बिजनेस में बात करते हैं, फिर फिल्म के रिव्यू के ऊपर आते हैं। धुरंधर का जो बिजनेस पहले दिन का था वो 27 करोड़ का था और इसी तरह जो छावा थी उसका भी बिजनेस मोर और लेस इतना था, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने बॉर्डर 2 ने। और बॉर्डर 2 ने पहले दिन बिजनेस किया है कम से कम 30 करोड़ का। क्योंकि कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पे 36 करोड़ आ रहा है, 36 करोड़ यानी कि वो ग्रॉस उनका है, और नेट जो है 30 करोड़ या 32 करोड़ का फिगर भी कहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल इसको हम 30 करोड़ से ज़ायद ही कह सकते हैं। तो इस लिहाज से उसने धुरंधर और छावा को पीछे छोड़ा है पहले दिन के हिसाब से देखा जाए। और अभी भी जो उससे आगे फिल्में हैं उसमें जवान, पठान जो हैं, और पुष्पा 2 सबसे पहले, पुष्पा 2 और उसके बाद जवान और पठान, ये आगे फिल्में हैं जिन्होंने पहले दिन तकरीबन 70 और 65 करोड़ का बिजनेस किया था। तो इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिस तरह जवान और पठान ने और पुष्पा को जिस तरह बीट किया है धुरंधर ने, इसी तरह बॉर्डर 2 जो है वो उसको, धुरंधर को बीट नहीं कर सकती। अगरचे पहले दिन का बिजनेस हो सकता है, मुमकिन तौर पे पहले वीकेंड का ओवरऑल बिजनेस जो है वो धुरंधर से ज़्यादा होगा, लेकिन उस फिल्म ने जिस तरह पेस पकड़ी, जितने उसने 7वें और 8वें हफ्ते में तक जाकर रिकॉर्ड कायम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर 2 जो है इस हद तक रिकॉर्ड कायम कर सकती है। अब आते हैं ज़रा फिल्म की रिव्यू के ऊपर। फिल्म कैसी है? फिल्म के मैं 2 पोर्शन डिस्कस करूंगा और उसमें बिल्कुल मैं गैर जानिबदार होकर बात करूंगा, और थोड़ी सी बीच में कॉमेडी है। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी संजीदगी इख्तियार की, लेकिन हम इसको कॉमेडी के तौर पे लेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा अच्छी चीज़ें इसकी देख लेते हैं, क्योंकि 1971 का दौर दिखाया गया, कहीं कहीं 1965 का भी दिखाया गया। तो उस लिहाज से 1971 के लिहाज से उस ज़माने की कपड़े, उस ज़माने का माहौल, उस ज़माने के टैंक, उस ज़माने के सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और उसी ज़माने के पहनावे दिखाए गए हैं। इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया। और ख़ास तौर पे जिस वक्त मैडम नूर जहाँ का गाना जो पाकिस्तान दिखाया, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज जा रही है, तो मैडम नूर जहाँ का गाना लगा हुआ पीछे, मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। तो मैं इस वजह से कीन था कि शायद ये गाना बाद में आया, और 71 के बाद मुझे था कि यहाँ मैं पकड़ूंगा। लेकिन बहरहाल ये फिल्म धीरानी थी और 1969 में आई थी, आलिया के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ था, तो ये 71 का दौर दिखाया, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट था। इस लिहाज से फिल्म की तारीफ बनती है। और अगर स्टोरी का बिल्टअप देखें, उसमें अगरचे 3 घंटे और 12 मिनट की फिल्म है। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे और जो लगी है, बाकी चीज़ों पे बाद में आता हूँ, वो ये है कि इसमें गंद नहीं है, इसमें वल्गैरिटी नहीं है। मतलब 3 घंटा 12 मिनट की फिल्म है, और थोड़ी सी किस जगह पे ड्रैग है वो मैं ज़रा बाद में बताता हूँ। तो बिल्टअप जो स्टोरी का बहुत ज़बरदस्त है। उसमें ज़बरदस्त इन द सेंस के पहले वहाँ दिखाया, सनी पाजी से खैर शुरू होती है फिल्म, लेकिन जब वो पीछे जाते हैं फिर, तो उस पर तीनों चारों का बैकग्राउंड दिखाया है। हाँ, फैमिली में मतलब किसकी माँ है, किसकी शादी होनी है, किसकी हो चुकी है, कौन शादी नहीं करना चाह रहा, उसको ख़ास तौर पे दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के अंदर एक ऐसा एक मज़ाक का एलिमेंट भी रखा है। खा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, खा वो फैमिली के साथ इंगेज कर रहे हैं, अपने वालिद के साथ कर रहे हैं, फिर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मानते हैं सोनम बाजवा के साथ। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। क्या मन माजी बेफिक्र। तो ये इसका बिल्टअप अच्छा है, मतलब उसमें आप कहीं पे भी आपको बोरियत महसूस नहीं होती। वरुण धवन अपनी फैमिली के साथ इंगेज करते हैं, हंस शेट्टी जो है वो अपनी है उसके साथ। तो ये सारा मतलब है एक मज़ा। फिर सनी देओल का अपना दिखाया, उनका बच्चा और फिर उनकी बीवी, सारा कुछ जो उसका दिखाया सनी पाजी का। तो ये है जनाब साहब एक अच्छा बिल्टअप जिसे कहना चाहिए। और इसके अंदर अगर हम म्यूज़िक की बात कर लें, संदेश आते हुए बाद में आता हूँ। म्यूज़िक में यारी है ईमान मेरा, ईमान कभी ना डोले, ये वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान में ये सारा, उसमें दिलजीत दोसांझ भी सारे हैं उसमें, वो भी एक सिचुएशन के हिसाब से अच्छा गाना है। यारी है ईमान मेरा, ईमान कभी ना डोले। फिर जो दिलजीत दोसांझ का उसके साथ है, इश्क तेरा चेहरा इश्क तकदा रहूं, वो इस तरह का समथिंग, तो उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है।
भी लागे थी और जो भी और के लिहाज से भी वो गाना भी बहुत ही मतलब सूट करता है। और फिर आते हैं संदेशे आते हैं, इसमें हम लोगों को वैसी फील एक पुरानी आती है, उसका म्यूज़िक कम से कम पुराना है, शायरी नहीं है, गाने वाले मेरे ख्याल में नए हैं लेकिन उसका म्यूज़िक पुराना है, लेकिन उसके अंदर उस तरह से जान नहीं है म्यूज़िक ख़ास तौर पे जिस तरह उसमें आंधियाँ और चलती हैं, उसमें जिस तरह उसको शूट किया गया था। पुराने वाले की तो क्या ही बात थी, लेकिन बहरहाल पुराने वाले को कैश करवा के नए वाले का गुजारा चल जाता है, तो इसी वजह से उन्होंने। और ख़ासतौर पे जिस टाइम सनी देओल के ऊपर आता तो उसमें थोड़ी सी आपको पुरानी लाजमी नज़र आती है, ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और आगे पत्ते और ये वो फलाना, तो उसमें थोड़ा सा आपको नज़र आता है। बाकी जो इन्होंने पिक्चराइज करवाया वो नए अंदाज से करवाया है। अब आते हैं संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो एक शुरुआत मैंने जिस तरह बताया ना, बिल्डअप अच्छा है फिल्म को, जहाँ पे सनी देओल से एक जगह पे आगे ख़त्म हो जाना चाहिए था, यानी कि 3 घंटा 12 मिनट की फिल्म है, इसको भरपूर तरीके से सारी जंग शंग दिखा के भी आप कम से कम इसको ले के आ सकते थे, आधा घंटे की ड्यूरेशन कम कर सकते थे, इसको आराम से आधे घंटे की ड्यूरेशन आराम से कम होती, देखने वाले को कहीं भी फील ना होता कि हमने कुछ कम देखा है। लेकिन बहरहाल जंग के सीन बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा है, वो उसको थोड़ा कट किया जाना चाहिए था। कहीं कहीं आपको सेविंग द प्राइवेट रयान जो फिल्म आई थी उसको वो याद आती है कि उसके अंदर जंग का बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनकी तो क्या ही बात है। और इसमें एक और जो ख़ासतौर पे नेवी वाले उसके अंदर जो दिखाया गया है, पानी के अंदर आहन शेठी जाते हैं, फिर जो बम शम लगते हैं आगे उसको, फिर आबदोज को जो लगता है, फिर इनके, तो वो बड़ा उसके ऊपर मेहनत की गई है, पैसा लगाया गया है, नज़र आता है कि इसके प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी इम्प्रूव की गई, इम्प्रूव नज़र आती है आपको। तो अब अदाकारी के पॉइंट ऑफ, मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बाद में बात करता हूँ कि क्या अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सनी देओल साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन मेरा उनको मशवरा है वो अब क्योंकि नेक्स्ट बॉर्डर 3 जब बने, अगर इतना ही गैप के या इससे इवन 5 साल बाद भी बनी या 3 साल बाद भी बनी तो उसमें काम ना करें, क्योंकि अभी तो आप कह रहे थे ना कि आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए, फिर डायरेक्टर ने आपको कहना है मेरे तक तो आनी चाहिए आवाज़, तो इस लिहाज से ओवरऑल उन्होंने काम ठीक किया। और जो वरुण धवन है उसमें हमारे मोहम्मद राना की झलक नज़र आती है, मोहम्मद राना की तरह उसके चेहरे की शेप भी उसी तरह, कॉन्टीन्यूटी बड़ी बरकरार रखी है उन्होंने अपने लहजे के, एक के करे तो क्या के मांगे हमारे वहाँ पे जामिन है ना ढूंढ, वो बड़ा उन्होंने मतलब उसको कहीं पे भी इधर उधर होने नहीं दिया, उस किरदार के अंदर है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें दिलजीत दोसांझ, मैंने अगेन जितनी वो पतले हैं और उतनी उनकी मोटी आवाज़ है, वो मुझे लगता है कि आवाज़ वगैरह ना जाए नीचे इतनी मोटी आवाज़ निकाल के, लेकिन उन्होंने काम ठीक किया, सोनम ने अच्छा किया, उनकी बीवी ने सनी देओल की, उन्होंने भी सब ने अच्छा काम किया। और ख़ासतौर पे मैंने जिस तरह बॉर्डर की यहाँ जजना या खान दिखाए गए हैं वो भी मतलब उनका अपीयरेंस वगैरह सही दिखाई गई है। ये तो थी फिल्म की चीज़ें। अब आते हैं ज़रा थोड़ी सी कॉमेडी की तरफ। एक तो फिल्म के अंदर मतलब है कि आप ये देखेंगे सनी देओल साहब जो हैं वो जनाब जा रहे हैं टैंक के आगे पड़े हुए हैं, टैंक के अंदर से पूरे सनी देओल नजर आ रहे हैं। अब सनी देओल पीछे पत्नी सारों को टैंकों को उड़ाते हुए आ रहे हैं, अब वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं भाई? आपके पास अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बम पड़ा हुआ है, छोटा सा एक ग्रेनेड अगर पड़ा हुआ है, वो उठा के फेंकना है आपने। नहीं फेंक रहे, वो दुश्मन का टैंक है ना, दोस्त का तो नहीं क्या सोचने। और जब पता चलता है वो कहता है कि मैंने तेरे बेटे को मारा था, फिर वो जाके मारते हैं। भाई पहले आप मतलब है आप अपने वतन से ज़्यादा अपने बेटे को प्रेफर कर रहे हैं। ये एक वो देख रहे हैं बैठ के बस ऐसी एक फिल्मी वो पैदा करने के लिए। और फिर इसके अंदर क्योंकि दिलजीत दोसांझ भी मर जाता है और उसके साथ वो आहन शेठी भी मर जाता है, उसके साथ वरुण उसका सनी देओल का बेटा भी, तो पूरी उसमें आपको नज़र आता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इनके नाक में दम किया हुआ है, इनका इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है जिसका हिसाब नहीं। तो ये एक ज़बरदस्त वो नज़र। अच्छा फिर देखेंगे वो ट्रंचेस के ऊपर खड़े हुए हैं, वो बारूदी सुरंगों के ऊपर, वो सुरंग के नीचे से आग लगी हुई है, उन्होंने पाँव रखा हुआ है, बार बार वो मारते हैं, फिर पाँव ऊपर रखा हुआ है। और फिर इतनी देर में इतना वो टाइम मिलता है कि पाँव हटाने से पहले जनाब से दूसरे बंदे को ऊपर ला के गिरा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी। और फिर पाकिस्तानी जो मतलब फ़ौज की जो ट्रेनिंग फ़ौजी की होती है वो इतनी ज़बरदस्त, वो किसी भी मुल्क की हो, हम अपने मुल्क की बात कर लें, किसी भी मुल्क की कर लें,
वो इतनी ऐसी होती है कि आपके सामने वो 4-5 लेफ्टिनेंट लड़के खड़े हुए हैं और वो आपको सलूट मार के जा रहे हैं। अंदाज़ा करें वो ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं कि दुश्मन का सामना किस तरह किया जाता है, और वो जनाब साहब वरुण धवन साहब को सैल्यूट करके जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें देख के आपको बड़ी हंसी आती है कि ये चल क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं अगर इस प्रोपेगेंडा जो भी था उसके हवाले से साइड पे रखूं, लेकिन फिल्म की जो फील आती है, अगर मैं प्योर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे अहम शेट्टी साहब के हवाले से मैं ज़रा बात करूँ, लंबा कद है। आप वो जो पाकिस्तान में फिल्म कुबड़ा आशिक बनी थी, वो कौन सी थी, हंचबैक, वो कौन उसकी एंथोनी क्वीन की, वो उसमें वो वाला किरदार इनको लेके वो वाली फिल्म का रीमेक वहाँ पे बन सकता है। इनके कद बुत से और उनकी चेहरे की बनावट से ना मुझे वही, क्योंकि एंथोनी क्वीन ने तो मेकअप किया था ना, यहाँ पर रंगीला साहब ने कुबड़ा आशिक में मेकअप किया था, तो वहाँ उनका वैसी लुक नज़र आती है थोड़ी सी ना। तो ये बॉर्डर 2 के हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।